पूर्णमदमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम्. That which we call the outer world is perfect. This which we call the inner world is perfect. Each one filled with divine consciousness. Perfect comes from perfect. Take perfect from perfect. The remainder is perfect. Divine consciousness is non-dual. Anything that emerges from the divine consciousness is whole, is complete, is Purna. May peace and peace and peace be everywhere. Om Shanti, Shanti, Shanti. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Hi everyone, and welcome to another episode of Purnamada. Today we are logging in at episode season 6, episode 3, with our favorite mentor, Dr. Tripti Jain. And thank you so much from the entire team of Purnamada. We would like to thank you from the bottom of our heart for all the wishes and the love that you pour into us. And trust me, this is very motivating for us to bring in every time, every week, a new set of guests and share with you their experiences, their life, their past life stories, and to make you believe that past life does happen. And today with us, we have another interesting guest who hails from the city of Raipur. Yes, Raipur in Chhattisgarh. You might think that this is a small town, but our guest has been doing amazing, great work. She is a Vastu expert and she is also into Feng Shui, into numerology, and she is a past life expert. And without wasting any time, I would like to welcome Dr. Seema Jindal with us. Hi, Seema, and welcome to Purnamada. Thank you, Trupti ma'am and Abhilasha for inviting me here. Thank Hello, you, everyone. Seema. Thank you for coming. Thank you, Abhilasha. Abhilasha, you missed something very important. Seema is a gold medalist Yes, ma'am. in the field of Vastu. Am I right, Seema? Yes, ma'am. अच्छा, wonderful. 2004 में मैंने ये कंप्लीट किया था. उस समय पर मैंने अपना पूरा रिजन हाउस में टॉप किया था. क्या बात है, वंडरफुल. आई एम सो एक्साइटेड सीमा. आज तुम कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताओगी हमें, वास्तु के बारे में बताओगी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पास्ट लाइफ थेरेपी, और ये भी मैंने पढ़ा है तुम्हारे बारे में कि यू आर आल्सो अ टैसो प्रैक्टिशनर. तुमने टैसो से, हॉलैंड से भी तुमने अपनी सर्टिफिकेशन किया है, विच इज रियली वंडरफुल, क्रेडिटेबल है तुम्हारे और मैम टेसो में भी मैं टॉपर रही हूँ पूरे बैच में, तो गोल्ड मेडलिस्ट आप उसमें भी मुझे कह सकते हैं. पूरे इंडिया रीजन में जो एग्जाम हुए थे उसमें मुझे टॉप रैंकिंग मिली थी. वंडरफुल, वंडरफुल. तो कुछ बताओ अपने बारे में, कुछ बताओ अपने बारे में, चाइल्डहुड के बारे में. क्या तुम्हें हमेशा इन सब चीजों में रुचि थी, या जैसे जैसे उम्र तुम्हारी बढ़ती गई, कॉलेज ये वो, तब तुम्हें रुचि होने लगी? कुछ बताओ. मैम इंटरेस्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत, जब से मुझे अपना बचपन याद है, मुझे बचपन से ही सब चीजों में इंटरेस्ट था.
लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरी फील्ड या प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि हमने जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जैसी हमारी परवरिश होती है, तो मैं वहां देखती थी कुछ आईएएस ऑफिसर्स को जो बहुत रुतबे वाले और बहुत मतलब मैं उनसे बहुत इम्प्रेस होती थी कि अच्छा अगर कोई पोस्ट हो तो आईएएस ऑफिसर जैसी पोस्ट होनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जिसकी वजह से मैं आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन पाई, लेकिन कुछ एक मेरे लाइफ में कुछ ऐसे मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुए, जैसे मैंने अपने बच्चे को खो दिया 2003 में, और उसके बाद से सडन मेरे अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए कि मैं एकदम से बिल्कुल डिप्रेस और पागल जैसी हो गई कि मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह थी, और उसके रीजन को ढूंढते ढूंढते मैं कुछ इस तरह की फील्ड में मैं आ गई। और 2004 में मैंने वास्तु की पूरी पर्टिकुलर पढ़ाई शुरू की और वहां पर एग्जाम्स वगैरह दी और उसकी प्रैक्टिस शुरू किया मैंने। लेकिन फिर भी मेरे अंदर ना वो चीजें जा नहीं रही थी। मैं लोगों को गाइड कर रही थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी, मैंने दुबई भी काम किया, मैं रायपुर में भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन एक अंदर से कुछ एक जो एक खो देने की फीलिंग और एक अंदर से इनकम्प्लीटनेस जो मैं महसूस कर रही थी, वो मेरे अंदर से नहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर ये चीज मैं महसूस कर रही हूँ, मतलब ऐसे ही तो मेरे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं, अगर मैं अंदर से पूरी नहीं हूँ तो मैं उनको क्या कर सकती हूँ, उनको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो पहली शुरुआत तो मेरे से होनी चाहिए। फिर मुझे पता चला कि हाँ आपके बारे में मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। इस बीच में मैंने एस्ट्रोलॉजी भी शुरुआत कर ली थी, और एक मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने ही मुझे आपके बारे में सजेस्ट किया कि सीमा जी आपका होरोस्कोप तो इतना वंडरफुल है, आप क्यों नहीं आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते, आपको बहुत सपोर्ट करेगा ये। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसी भी कोई चीज होती है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से इस तरह की फील्ड में था और मुझे उस समय तक कोई आइडिया नहीं था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी कोई चीज होती है। फिर उन्होंने मुझे आपका कांटेक्ट नंबर दिया, आपसे कांटेक्ट हुआ और मैं फिर रिग्रेशन की फील्ड में आई। तो 2017 में फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई, और जब आपसे मुलाकात हुई और मैंने आपके साथ सेशंस लिए, तब मुझे समझ में आया कि आज जो हमारी साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमारे बैक से जुड़ी हुई है, और अगर हम आज को अच्छा करना चाहते हैं तो वहां जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करना जरूरी है। और आपसे जो गाइडेंस मिली उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई। फिर मैंने आपसे सारे लेवल के कोर्सेज किए, ऋषिकेश किया, फिर मैंने टैसो किया। टैसो में भी पूरा 1 ईयर हमने मतलब बहुत अच्छे से पूरी पढ़ाई, और मुंबई और दिल्ली हमारी पूरी एजुकेशन वहां पे रही। तो ये पूरा एक मेरा एक रहा है, जर्नी रही है। तो डेफिनेटली बचपन से इसका लिंक तो जरूर था कि मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन एज अ प्रोफेशन ये होगा, ये डेस्टिनी ने मुझे रास्ता दिखाया। ट्रू सीमा, बिल्कुल सही है। डेस्टिनी हमें कहाँ ले जाती है कुछ पता नहीं चलता एक्चुअली। पर तुम्हारे घर के लोग, व्हाट अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, वो लोग सपोर्टिव थे इन सब चीजों के लिए, या थोड़ा सा तुम्हें चैलेंजेस आए उसमें? ऐसा भी तो कई बार होता है, फैमिली मेंबर्स उतने सपोर्ट नहीं करते ये सब अल्टरनेट फीलिंग्स को। तो ऐसा कुछ चैलेंजेस तेरी लाइफ में? मैम देखिए, एक रेस्पेक्टफुल जॉब जो एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, उसके लिए रेस्पेक्टफुल जॉब क्या होती है कि आप टीचर हो सकते हो, आप आईएएस ऑफिसर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो। तो एक छोटे शहर से जो निकला वो बच्चा है, उसके लिए और उसके पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना कि हमारी बेटी वास्तु कंसल्टेंट है, या ये रिग्रेशन थेरेपी क्या होता है, ये तुम क्या किन चक्करों में लग गई हो तुम। मतलब ऐसा होता है। करेक्ट बिल्कुल। मतलब उनको लगता है कि कोई पता नहीं कोई साधु बाबा ओझा जैसा कुछ काम होगा। वो मतलब उनके लिए उनकी तरफ से वो बिल्कुल सही है, उनकी तरफ से वो गलत नहीं है, क्योंकि उनका कंसर्न जायज है अपने बच्चे के लिए। लेकिन ये हम समझते हैं कि कितना साइकोलॉजिकली ये हमारे ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है और हमें किस तरीके से हमारे ब्लॉकेजेस से क्लियर हो सकते हैं। तो मेरे फादर ने कभी मुझे रोका नहीं किसी भी काम के लिए, लेकिन एक अंदर से एक जो होता है ना, बेटा ये क्या कर रही हो, मतलब उन्होंने कभी मुझे ना नहीं कहा। वो हमेशा मेरी तरक्की को देखकर खुश होते हैं, हमेशा मैं कुछ नया करती हूँ। और आप यकीन करेंगे मैम, जब मैं पहली बार जब ऋषिकेश से यहाँ आई मैं, तो मेरे मदर फादर को मैंने यहाँ पे बुलाया हुआ था कि प्लीज मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप आके इनको संभालो, क्योंकि 7 दिन के लिए मुझे बाहर जाना था ऋषिकेश। तो जैसे ही मैं बस लैंड होके यहाँ पहुंची हूँ, मैंने अपने फादर से पूछा कि आपको पास्ट लाइफ देखनी है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। और अब यकीन करेंगे, मैं लैंड होके घर पहुंची हूँ और घर पहुंचते ही मैंने उनका सेशन शुरू कर दिया। तो मेरा जो फर्स्ट सेशन था वो मेरे फादर के ऊपर था। वाओ, दैट डिजर्व्स अ बिग क्लैप सीमा।
रियली और देखो पापा तुम्हारे तैयार भी हो गए, ऐसा भी उनको नहीं लगा कि ये पता नहीं क्या सीख के आई है, मुझे कुछ कर देगी या ऐसा कुछ, जो भी फियर्स जैसे हमारे बुजुर्गों में काफी इंटरनल होते हैं। सपोर्ट, जी मैम, इंटरनल सपोर्ट हमेशा उनका रहा है। एक जरूर एक ऊपरी तौर पे एक फादर डरते हैं कि कहीं मेरे बच्चे कोई गलत लाइन में तो नहीं जा रहे हैं ना, तो एक उनका वो डर जायज है। और उन्होंने पहला मेरा टेस्ट लिया, मतलब ये एक तरीके से मेरे लिए टेस्ट ही था मेरे फादर के ऊपर में। हाँ बिल्कुल, कभी वहाँ गई थी ऋषिकेश, 7 दिन गई थी, क्या सीख के आई पता तो चले। हाँ सीमा चलो करो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। सबसे अच्छी बात है कि सीमा देखिए आफ्टर एक छोटे शहर से, लाइक सीमा सेड, हमारे यहाँ भी कई लोग हैं जो छोटे शहरों से होते हैं, जिनके यहाँ पे अभी तक ये चीज को लेके एक्सपोजर नहीं है, पास्ट लाइफ को लेके, दे डोंट नो अबाउट पास्ट लाइफ, एंड सडनली व्हेन यू हियर समबडी डूइंग पास्ट लाइफ, तो उनको कहीं ना कहीं ये फियर आता है सीमा कि आप पता नहीं क्या कर रहे हो, आर यू डूइंग किसी तरह के तांत्रिक ओझा, उनको ये फील होती है। बट आई एम श्योर सीमा कि आपकी तरक्की देख के एंड द वे यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क अलग अलग स्पिरिचुअल साइंसेस को लेके, where you have amalgamated all in your work, I'm sure you're making your family so proud today. Yes, absolutely. और खास तौर पे मेरे फादर ना कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, उन्होंने आज तक अपने बच्चों को सामने ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया। हाँ वो दूसरों के सामने जरूर बताते होंगे कि हाँ हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो उनका अंदर से जो दूसरे जो लोग आते हैं वो बताते हैं कि अरे आपके फादर ने बताया था कि आप ये काम करते हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छा मेरे फादर मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं इस फील्ड में आगे बढ़ते हुए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि मुझे कभी भी मतलब खुल के मेरे हस्बैंड ने भी अप्रिशिएट नहीं किया कि वो मुझे खुल के सामने से बोले कि हाँ तुमने ये काम अच्छा किया, लेकिन जब अब मैं ये काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ और वो मुझे देख रहे हैं कि मैं किस लेवल पे मीटिंग्स करती हूँ, किस लेवल पे मेरा काम करती हूँ, और जब वो अप्रिशिएशन मैं उनके मुंह से सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि वाकई में मतलब ये मेरे लिए इससे बड़ा टेस्टिमोनियल कि मेरा हस्बैंड मुझे अप्रिशिएट कर रहा है कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है हमारे घर के लोग जब हमें अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस कि घर में जिसके साथ आप रह रहे हैं वो हमें अप्रिशिएट करे, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती सीमा। फीमेल की लाइफ में खास तौर पे ना, जब उनके छोटे बच्चे हो, आपकी फैमिली हो और आपका बहुत नेम फेम, आपके पास मनी बहुत ज्यादा ना हो, तो एक ब्लॉकेज होता है फैमिली का कि नहीं आपको नहीं करना है। तो पहला जो आपको जोर लगाना पड़ता है, पहला गियर तो आपको फैमिली से बाहर आने के लिए लगाना होता है कि उसको आपको ये प्रूव करना होता है कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो और सबके भलाई के लिए है। और एक बार आपने, जैसे एक अर्थ होती है ना, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर आने के लिए डबल फोर्स लगता है, तो वो डबल फोर्स से एक बार आपने वो अगर बाहर ले लिया रास्ता, फिर आपको सब लोग ये आपके जो मतलब ये जो मैं छोटा सा ब्लॉग बोल रही हूँ, ये सब आपके सपोर्ट हो जाते हैं और बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है ये। सीमा सबसे ज्यादा पता है सीमा, इसमें ना हिम्मत की जरूरत है। कई लोग पता है सीमा छोटे से ब्लॉक को देख के डर के मारे बैठ जाते, वो वापस पांव ले लेते हैं। एक फैमिली ने ब्लॉकेज दिया और उन्होंने बोला नहीं करना है, इसमें सीमा दृढ़ता, खुद की दृढ़ता बहुत जरूरी है। खुद का अपने ऊपर विश्वास कि मैं ये करने वाली हूँ, दृढ़ निश्चय कि मुझे ये करना है, ये बहुत जरूरी है। ब्लॉकेज हर तरफ में आएंगे, हर जगह से आएंगे, हर तरीके के आएंगे, बट जैसा आपने बोला कि एक वो स्टेप कि मुझे ये करना है, हो सकता है आज आपका डिसीजन लोगों को खराब लगे, बट यही लोग कल आपको देख के बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अभिलाषा जी, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ हुई हैं। मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, सबने, मतलब मेरे हस्बैंड ने तो वास्तु वगैरह के लिए मुझे जरूर सपोर्ट किया था, लेकिन बच्चे छोटे हैं तो मुझे बाहर पढ़ने के लिए वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, लेकिन मेरी जिद थी तो उन्होंने मुझे कभी रोका भी नहीं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं जाऊं। तो ये चीजें मेरे फैमिली से, इन लॉज से मुझे बहुत सपोर्ट पहले नहीं मिला, लेकिन आज वो मेरे सबसे बड़े प्रशंसक, बोलना चाहूंगी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक हैं वो, और मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी बहू है या हमारी मतलब जितने फैमिली मेंबर्स हैं वो मुझे सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। और आप यकीन करेंगे कि कितने रिलेटिव्स जिनसे मैं आज तक ना मिली हूँ और ना मैंने बातचीत की है, ऐसे लोगों के फोन और मैसेज आते हैं कि हम आपके इस रिश्ते में ये लगते हैं और हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और एक बात जो आपने बोली ना कि एक हौसला और एक जिद चाहिए, तो मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि ये लड़की बहुत जिद्दी है और मतलब, और मैंने देखा कि मेरी जिद जो है ना वो कई बार गलत चीजों के लिए भी जिद हो जाती है। जैसे कि अगर मेरी बात पूरी नहीं हुई तो मैं बारिश में भीगते हुए स्कूल चली जाऊंगी,
कि नहीं मुझे जाना है मतलब जाना है। अगर वो मेरे फादर रोक भी रहे कि आज बहुत बारिश है नहीं जाना, नहीं मुझे जाना है मतलब जाना है। अब मैं बीमार हूँ चाहे कैसे भी हूँ, तो मुझे कहते थे ये लड़की बहुत जिद्दी है। तो एक बार मैंने धोनी का कोटेशन पढ़ा कि आपको जीत के लिए जिद जरूरी है। तो मैंने उस दिन से ठाना कि अगर आप पॉजिटिव वे में अपनी जिद को लेते हैं तो वो सबके लिए फायदेमंद होती है। तो अपनी जिद को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, जिद एक्चुअली इज विल, यू नो, इंग्लिश में हम उसे विल कहेंगे, है ना। तो अगर मेरे अंदर एक निश्चय है, जिद को हम विल कह सकते हैं, निश्चय कह सकते हैं, दृढ़ता कह सकते हैं। तो जिद बहुत ही नेगेटिव वर्ड है ना। जिद्दी पना बहुत नेगेटिव हो जाता है, बट तुम्हारे अंदर एक निश्चय था, यू नो, स्लोली जैसे तुम्हारी उम्र इंक्रीज होती गई, तुम्हारे अंदर एक निश्चय बना कि नहीं मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर इंसान में ये होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, यू नो, समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज फ्रूटफुल, व्हिच इज गोइंग टू बी पर्पसफुल, मीनिंगफुल। तुमने वही किया सीमा। मैम, और सीमा के बारे में अगर आप देखिए तो सबसे अच्छी चीज थी कि आज इट्स वेरी हार्टनिंग सीमा टू नो कि इन 2003 यू लॉस्ट योर सन। कई बार लोगों के लिए सीमा सेटबैक लाइफ में भगवान इसलिए देते हैं कि कहीं ना कहीं वो सेटबैक के कारण आप अपने लाइफ का जो जीवन का रास्ता है आप उसको पा लें। यू नो, आई एम श्योर लाइफ मस्ट हैव चेंज्ड फॉर यू, यू हैव ब्यूटीफुल किड्स नाउ, बट दैट सेटबैक has created the Seema that we have here today. You know, because you wanted to find yourself. True. क्योंकि मेरे लाइफ का ट्रैक, लाइफ का पाथ जो है उस इंसिडेंट के बाद में पूरी तरीके से बदल गया। तो मैंने इस तरफ कभी सोचा ही नहीं था। एक्चुअली लाइफ पाथ तो यही था और इस तरफ मैंने कभी सोचा नहीं। तो एकदम से ड्रास्टिक चेंज जो हुआ, और मैं कई बार देखती हूँ कि मैं कई बार सोचती हूँ, जब मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था उस समय की बात कर रही हूँ मैं, तो मुझे लगता था कि इतनी पढ़ाई कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट आने में समय लगता है, पेड़ बड़ा होता है उसके बाद ही फ्रूट्स लगते हैं। तो मुझे लगता था यार छोड़ देती हूँ सब कुछ। लेकिन फिर से कुछ ऐसा ही होता था कि कुछ एकदम बड़ा सा इंसिडेंट कुछ ऐसा हो गया कि मेरे को लगता था कि नहीं, मेरे लिए ये सब नहीं है, मेरे को कुछ करना है और ये करने के लिए यही रास्ता है। और अभिलाषा, मैंने ना पीएचडी की, मेरी पीएचडी थी, मैंने हिस्ट्री में पीएचडी किया, और मैंने जिनके ऊपर पीएचडी किया वो ट्राइबल एरिया की लेडी थी, राजमोहिनी देवी। उनको पद्मश्री अवार्ड और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी मिला है एमपी से। तो मैंने पूरा उनके ऊपर वर्क किया और उनके ऊपर आज तक कोई भी बुक पब्लिश नहीं हुई है। तो मेरा पूरा रॉ वर्क था उनके ऊपर। इवन मेरे गाइड ने मना कर दिया था कि इस टॉपिक पे तुम मत करो क्योंकि इस पे कुछ भी है ही नहीं मटेरियल, तो तुमको कुछ ऐसा लेना चाहिए जहाँ पे तुमको कुछ मटेरियल मिले और तुम कुछ कलेक्ट कर सको। तो ये मैंने चैलेंज के फॉर्म में लिया था कि नहीं, मैं इसी पर काम करूंगी। तो मैंने जब उनको पूरा अच्छे से स्टडी किया तो मैंने उनकी, जब मैं देख रही थी उनकी लाइफ को देख रही थी कि कितनी प्रॉब्लम वाली लाइफ थी, जो उनको खाने को भी नहीं था, पीने को भी नहीं था। तो उनकी एक बात मुझे आज तक याद है, पीएचडी किए हुए तो मुझे इतने साल हो गए, कि मेरा जन्म, एक जो लाइन है कि मेरा जन्म सिर्फ खाने पीने जैसी सिंपल चीजों के लिए नहीं हुआ है, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुई हूँ। ये लाइन में हमेशा मुझे याद रहती है कि मैं कुछ, ये हर एक इंसान के लिए है, सिर्फ खाने पीने सोने के लिए हम नहीं हुए हैं, हम कुछ करने के लिए आए हैं। हमने मनुष्य जन्म लिया है तो शायद तो ऊपर वाले ने कुछ सोच के भेजा होगा हमें कुछ करने के लिए यहाँ पे। तो बस ये लाइन मुझे हमेशा उनकी याद रहती है। But can you tell us something more about her? क्योंकि I don't think viewers कुछ जानते होंगे उनके बारे में। Please कुछ बताओ। राजमोहिनी देवी के बारे में मैम वो एक ट्राइबल एरिया की लेडी थी और महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी को फॉलो करती थी। और उनका जो आंदोलन था वो भूदान आंदोलन में विनोबा भावे जी के साथ में भी थी। और जो सरगुजा एरिया है, यूपी से लेके झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ एमपी का पूरा एरिया, वो आदिवासी इलाका मैम। उस समय पर बहुत आदिवासी यहाँ पर बस्तियां होती थी। तो वो आदिवासियों में एक आदत थी कि वो उनके हर संस्कार, अगर वो जन्म भी हो रहा है तो भी उनके संस्कार में शराब होती थी, कोई मृत्यु भी हो रही है तो वो शराब चलती थी। तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल में हमारा जो गरीबी है, हम जो इतने परेशान रहते हैं, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है फैमिली को, बच्चों को खाने पीने को नहीं होता है, बारिशों में बच्चे भूखे मरते हैं, एकदम कुछ खाने को नहीं होता। उस समय पर इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी मैम की बारिशों में। और आदिवासियों को क्या होता है कि मैम वो लोग स्टोर करते हैं गर्मियों में महुआ बीन के। महुआ एक फ्रूट होता है जिसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, तो वो लोग ड्राई करके उसको हांडियों में, मटकों में भर के रखा करते थे। तो वो भी कितना कंज्यूम करेंगे, कई बार वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता था। तो उनकी बरसातों में वो कई बार उनको भूखो रहना पड़ता था कई दिनों तक। तो वो जब देखती थी कि मेरे बच्चे कितने भूख प्यास से तड़प रहे हैं, और ये लोग क्या करते थे, महुआ की जो, जैसे कोई फंक्शन हुआ, वो महुआ जो इनके लिए भोजन का काम करता था, उसकी वो शराब बना लेते थे महुआ की।
और शराब बना के वो महुआ खत्म। अगर बारिशों में ये महुआ रहेगा तो बच्चे खा सकते हैं, और शराब बना के खत्म कर दी तो बच्चों के लिए बचेगा नहीं। तो उन्होंने देखा कि हर एक घर में यही चीजें हैं कि वो महुआ की शराब बना के लोग पी लेते हैं और वो तंबाकू करते हैं और अपना जीवन बस ऐसे ही नशे में निकाल देते हैं। तो अचानक से एक बार उनकी लाइफ में जो चेंजेस आए, वो ध्यान में बैठी हुई थी, उनको चेंजेस आए कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे समाज के लिए काम करना है। और वो जो उनके अंदर एक दिन लाइफ चेंज आया, उसके बाद से उन्होंने पूरे में प्रचार शुरू किया कि हम जितनी लेडीज है वो मिल के जितनी भी दारू भट्टियां हैं वो दारू भट्टी बंद करेंगी, और हमारे समाज से ये शराब जो है और तंबाकू जो भी नशा जो करते हैं वो सब हमें बंद करना है। और वो भूदान आंदोलन में शामिल हुई। उन्होंने अपने करीब 1 लाख फॉलोवर बनाए उस समय पर। 1957 से वो एक्टिंग थी मैम, 50 कहना चाहिए इवन मुझे। और भूदान आंदोलन में विनोबा जी के साथ में उन्होंने पदयात्रा की कई जगह पर। और मेरे पास इनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था मैम। मैंने बहुत सारे सर्वे करके सारे डॉक्यूमेंट निकाले कि वो कहाँ कहाँ पर किस किस लेवल पर थी। तो उन्होंने 1 लाख फॉलोवर बनाए अपने, और वो इतने इतने फॉलोवर इतने स्ट्रिक्ट थे अपने नियम कायदों को लेके कि बहुत सारे नियम थे उनके, लेकिन सबसे बड़ा नियम ये था कि कोई भी ना सिगरेट पिएगा, ना तंबाकू करेगा, और ना ही शराब पिएगा। और ऐसे जनजाति समाज में जहाँ पे सुबह से लेके शाम और जीवन से लेके मृत्यु तक सिर्फ शराब चलती हो, ऐसे लोगों को चेंज करना एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। बहुत और बहुत वो भी देखो फ्रॉम अ ट्राइबल एरिया, फ्रॉम अ स्मॉल ट्राइबल एरिया, उस स्त्री ने क्या अमेजिंग काम किया है। और ऐसे स्त्रियों के बारे में तो हमें सब जानना ही चाहिए, जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं, पर एक निश्चय, एक दृढ़ निश्चय, दिस इज व्हाट आई कॉल विल, है ना, एक विल उनके अंदर थी जो बाहर आई। पर तुमने उन्हीं को क्यों चुना सीमा? Seema, why you chose her for your PhD work? मैम ये भी मुझे ना चीजें आसानी से नहीं मिलती थी। मैंने जब पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन कराया पीएचडी के लिए, तो मेरा टॉपिक इसलिए कैंसिल हो गया। एक बहुत बड़ा झटका था मेरे। मैं ब्रिलियंट रही हूँ, मतलब सॉरी, अपने आप को ब्रिलियंट कहना अच्छी बात नहीं, पर मैं अच्छा स्कोर करती थी, परसेंटेज अच्छे थे। तो मेरे लिए और मेरे फादर के लिए भी एक बहुत बड़ा कि कैसे हो गया है कि मेरा टॉपिक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो वो भी मेरे फादर का रोल मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा रहा है। वो बहुत स्ट्रांगली मुझे सपोर्ट करते थे पढ़ाई लिखाई हर चीज के लिए। तो मैंने इनके ऊपर एमए में एक टॉपिक होता है डिजर्टेशन का, एक सब्जेक्ट होता है, तो मेरा डिजर्टेशन राजमणि देवी के ऊपर किया था। तो मेरे गाइड ने तो बोला कि चलो ठीक है, डिजर्टेशन के लिए टॉपिक ठीक है। तो हमने सोचा कि मेरा टॉपिक अगर रजिस्टर्ड सिर्फ इस बात के लिए हुआ है कि इस पर बहुत सारी पीएचडी हो चुकी है, तो हम कोई नया टॉपिक लेंगे जिस पर आज तक कोई पीएचडी नहीं हुई होगी और वो बिल्कुल फ्रेश होगा। तो अब ये था कि ये टॉपिक को रजिस्ट्रेशन, तो मेरे गाइड ने तो बोला कि प्लीज आप ऐसे कुछ मत लेके आओ, 250 से 300 पेज की बुक लिखनी है आपको, ये मान के चलो आप। तो आपके पास जब मटेरियल नहीं होगा तो आप लिखोगे क्या उसके ऊपर? तो मेरे फादर ने बोला कि मटेरियल सब आ जाएगा, तुम शुरुआत करो। तो आप यकीन करेंगे कि एक एक गांव में हम जाते थे, तो वो मेरे साथ में जाते थे, मेरे फादर। इंटरव्यू लेना है, और उनकी डेथ 94 में हो गई थी राजमणि देवी की, और मेरी जो पीएचडी चल रही थी वो 2005 की बात कर रही हूँ मैं, 4-5 के आसपास की बात कर रही हूँ, 2004 की। तो उस समय तक उनका जो आंदोलन था वो पूरे मतलब लोग उनको फॉलो करते थे और उनके जगह जगह पे जुलूस निकलते थे। तो जब भी उनकी कोई रैली होती थी, तो मैं जब तक वहां थी तो मैं उस रैली में शामिल होती थी, मेरे फादर मुझे लेके जाते थे रैली में। और एक बार हमने करीब 1000 पीपल का पूरा क्वेश्चनर बना के पूरा इंटरव्यू लिया था। तो वो पूरा इंटरव्यू की उनका डाटाबेस हमें पूरा वहां से मिला 1000 पीपल का, क्योंकि एक साथ पूरी गैदरिंग हो गई, तो जगह जगह से अलग अलग स्टेट्स और जगह जगह से लोग आए हुए थे वहां पर। तो हमें ये मौका मिला कि हम उनका इंटरव्यू ले सकें। और इसके लिए मैं पूरा यूपी से लेके एमपी, छत्तीसगढ़ में सब जगह गई। मुझे मेरे फैमिली मेंबर सबने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और मुझे वहां पर सर्व सेवा संघ राजघाट वाराणसी पे हम गए, और वहां पर मुझे बस किसी ने बोला कि वहां लाइब्रेरी में हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए राजमणि देवी के ऊपर, क्योंकि वो भूदान यज्ञ में विनोबा भावे के साथ में थी। तो एक उस समय मोबाइल वगैरह भी इतना नहीं होता था, हम लैंडलाइन पे हमने बात की। तो वहाँ के जो जो हेड थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ में मैं वहां गई, और वहां पे उन्होंने बोला कि ये देखिए ये लाइब्रेरी है। और आप यकीन करेंगे मैम, एक बड़ा अपार्टमेंट जो होता है करीब वो उतनी बड़ी लाइब्रेरी थी। और उन्होंने बोला कि आप देख लो, आप निकाल लो आपको जो निकालना है।
अब वो जो समुद्र में मोती ढूंढने जैसा काम था वो। Correct. तो हमने ईयर डिसाइड किया कि हम इस ईयर से इस ईयर के बीच में जाएंगे, और हमने फिर चीजें ढूंढनी शुरू की, भूदान यज्ञ पत्रिका, और ऊपर वाला मेरे साथ था, मेहरबान था। बिल्कुल हमने बिल्कुल बहुत सारी चीजें, मेरे हस्बैंड और मैं लग गया बिल्कुल लेके करके पेज पलटने में कि कहीं कुछ मिल जाए हमें। और हमें कई सारी ऐसे डॉक्यूमेंट मिले मैम, मिले जिनको हाँ अगर मैं टच कर रही थी तो लग रहा था कि ये टूट जाएगा, फट जाएगा। पेपर्स थे सारे, वो मैगजीन्स Correct. थी, वो Correct. 57 की मैगजीन, 56 की मैगजीन भूदान यज्ञ की, और वो हाँ पलटने में भी हमें डर लग रहा था कि हम इसको कैसे वर्क करें इसके ऊपर। हम्म, और वो मुझे बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, वहाँ के जो लाइब्रेरी हेड थे, उन्होंने बोला कि आपको जो मटेरियल चाहिए, जैसा चाहिए आपको, हम सब तरीके से सपोर्ट करेंगे। और मैं वहां से वो मोती चुन चुन के लेकर आई, जो क्या मेरी बात पीएचडी में बहुत, जिसका वजन हो गया जिसकी वजह से। वाह तो So फैंटास्टिक beautiful. फैंटास्टिक Beautiful. सीमा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः।